दूर दूर तक फैले हुए जंगलों और पर्वतों के बीच एक छोटे से गांव में एक अजीब सा लड़का जन्मा था। यह लड़का सामान्य नहीं था। उसके भीतर कुछ ऐसा था जो उसे बाकी सभी से अलग करता था। गांव के लोग उसे कभी भविष्य दृष्टा मानते तो कभी उसे नन्हा राजा। उसकी आंखों में एक आग थी जो न केवल अपने सपनों को बल्कि साम्राज्य की सत्ता की ओर बढ़ने की शक्ति को भी झलकाती थी। वह कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य था। आज से लगभग 2500 साल पहले जब भारत पर यवनों का दबदबा था और उत्तर भारत के बहुत बड़े हिस्से में नंदवंश का शासन था, तब चंद्रगुप्त ने अपनी महाकाव्य यात्रा शुरू की थी। एक अनोखा संघर्ष, एक अद्भुत सफलता की कहानी और सबसे बड़ी बात, वह एक साम्राज्य जिसे समय ने अपनी चुप्पी में ढका था, आज भी इतिहास के पन्नों में एक रहस्यमय धरोहर के रूप में जीवित है। चंद्रगुप्त का जीवन और उनका साम्राज्य बहुत कुछ असाधारण था। सिकंदर का आक्रमण भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक पहुंच चुका था और उस समय के शक्तिशाली राजा धनानंद के बाद नंदवंश का साम्राज्य ज्यादा नहीं टिक पाया था। चंद्रगुप्त ने इस नष्ट साम्राज्य के खंडहरों से अपनी शक्ति का निर्माण किया। इसके पीछे न केवल उनका कड़ा संघर्ष था बल्कि उनका एक गुरु भी था, कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। उनका नाम और उनका नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र आज भी एक महान मनीषी के रूप में जीवित है। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी में एक रहस्य था, उनका असाधारण दृष्टिकोण। वह जानते थे कि एक महान साम्राज्य की नींव केवल तलवारों और सैन्य से नहीं बल्कि राजनीति, कूटनीति और प्रशासनिक दृष्टिकोण से रखी जाती है। और इसी कारण उनका साम्राज्य समय के साथ इतना विस्तृत और शक्तिशाली हुआ कि यह इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में एक माना जाता है। सिकंदर के आक्रमण के बाद चंद्रगुप्त ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया और सबसे पहले नंदवंश को उखाड़ फेंका। लेकिन क्या आपको पता है कि चंद्रगुप्त ने युद्ध के बाद सबसे पहले क्या किया था? उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर केवल भारत में ही नहीं बल्कि साम्राज्य के बाहरी क्षेत्रों में भी विस्तार किया। यही वह समय था जब मौर्य साम्राज्य ने अपना पहला बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया था यवनों के खिलाफ। मेगस्थनीज, जो एक यूनानी राजदूत थे, चंद्रगुप्त के साम्राज्य का वर्णन किया था और उनके अनुसार चंद्रगुप्त के पास विशाल सेना थी जो किसी भी राजा से अधिक थी। उनका सैन्य बल 6 लाख पैदल सैनिकों, 3 लाख घुड़सवार सैनिकों, 8000 युद्ध रथों और 9000 युद्ध हाथियों से सुसज्जित था। यही सेना मौर्य साम्राज्य की शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक बनी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन उतना ही रहस्यमय था जितना उनका साम्राज्य। पाटलिपुत्र, जो उस समय की मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, न केवल व्यापार और संस्कृति का केंद्र था बल्कि एक प्रमुख प्रशासनिक स्थल भी था। यहां का प्रशासनिक ढांचा इतना मजबूत था कि प्रत्येक छोटे से छोटे काम को भी सही ढंग से अंजाम दिया जाता था। चाणक्य ने इसे अर्थशास्त्र में बड़े ही विस्तार से बताया था, जिसमें बताया गया था कि कैसे राजा और उनके मंत्री प्रजा की भलाई के लिए काम करते थे और एक समृद्ध राष्ट्र के लिए क्या आवश्यकताएं थीं। चंद्रगुप्त का प्रशासन बेहद कुशल था। राज्य की सारी व्यवस्था को प्रांतों में बांटा गया था और हर प्रांत का शासक सम्राट को रिपोर्ट करता था। इस तरह से साम्राज्य की दूर दूर तक फैली जमीन पर शासन करना आसान हो गया था। मंत्रिमंडल की मदद से राज्य के विभिन्न विभाग चलाए जाते थे और हर विभाग के अपने प्रभारी होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य न केवल भारत के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों तक फैला था बल्कि इसकी सीमाएं बलूचिस्तान से लेकर सौराष्ट्र और मैसूर तक विस्तृत थीं। यही नहीं, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर, जो कि अलेक्जेंडर का पूर्व साम्राज्य जनरल था, से शांति समझौता किया था और पर्शिया में अपना साम्राज्य फैलाया था। इस समझौते के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य को 500 युद्ध हाथी भी मिले थे जो उनके साम्राज्य की शक्ति का एक और प्रतीक थे। उनके साम्राज्य की सबसे बड़ी विशेषता थी एकता। चारों दिशाओं में फैला उनका साम्राज्य एक सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता का प्रतीक बन गया था। लेकिन यह सफलता आसान नहीं थी। चंद्रगुप्त ने इसे प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में कई वर्षों तक युद्ध,
कूटनीति और संगठन में समर्पित किया था। चंद्रगुप्त का जीवन एक रहस्यमय मोड़ पर पहुंचा जब उन्होंने जैन धर्म को अपनाया। यह परिवर्तन न केवल उनके जीवन की दिशा को बदलने वाला था, बल्कि उनके साम्राज्य के धार्मिक दृष्टिकोण को भी प्रभावित करने वाला था। जैन धर्म के प्रति उनका झुकाव तब हुआ जब वे अपनी आयु के 50वें वर्ष के करीब पहुंचे थे। उनका ध्यान अब केवल सत्ता और साम्राज्य पर नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और मोक्ष पर था। कहा जाता है कि उन्होंने कर्नाटक में संतरा व्रत अपनाया और अपनी जीवन की अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। उनके जीवन के इस मोड़ ने उनके व्यक्तित्व को और भी रहस्यमय बना दिया और उनकी मृत्यु के बाद उनका नाम इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ गया। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य और उनका जीवन इतिहास के सबसे महान और रहस्यमय अध्यायों में से एक है। उन्होंने न केवल युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त की, बल्कि प्रशासन और कूटनीति के क्षेत्र में भी अपनी ढाक जमाई। उनका साम्राज्य, उनकी नीति और उनका जीवन आज भी इतिहासकारों और राजनेताओं के लिए एक प्रेरणा है। चंद्रगुप्त मौर्य एक सामान्य लड़के से एक महान सम्राट बनने तक की यात्रा एक रहस्यमय कथा है जो हमेशा हमारे दिलों और दिमागों में जीवित रहेगी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दें।